Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 12 biology, chapter 11 biotechnology principles and processes. आज की वीडियो का टॉपिक है tools of recombinant DNA technology. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसमें सबसे पहला टूल आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. 1963 में दो एंजाइम्स जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे ई कोलाई में, उन्हें आइसोलेट किया गया था. उन दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को. अब ये जो दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए थे, उनमें से एक एंजाइम जो था वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था. बाद में इनका नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस. पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस HIND2 था, जिसकी फंक्शनिंग किस पे डिपेंड करती थी? एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे. It was found that HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. तो ये भी पाया गया कि जो HIND2 है, जो HIND2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, वो हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल्स को वहीं पे कट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है जहां पे 6 बेस पेयर्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिलती है. तो उन 6 बेस पेयर्स की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है HIND2 और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी साइट पे वो कट करता है. This specific base sequence is known as the recognition site for HIND2. तो ये जो specific base sequence है जहां पे जो restriction enzyme है वो कट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं recognition sequence. वो भी किसके लिए? HIND2 के लिए, क्योंकि HIND2 ही जो है वो 6 base pairs की जो sequence थी उसको recognize करके वहां पे कट कर रहा था. Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. HIND2 के साथ आज के टाइम पे हमें 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता है, जिन्हें हमने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करती है अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को, और फिर ऑब्वियसली बात है वहां पे कट करती है. अब जो कन्वेंशन है इन एंजाइम्स को नाम देने के लिए, वो ये था कि जो फर्स्ट लेटर था उनके नाम का वो आएगा जीन से, और दूसरे जो 2 लेटर्स हैं वो आएंगे स्पीशीज से, जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो स्पीशीज हैं उनसे, जिनसे वो आइसोलेट किए जा रहे हैं. तो बेसिकली जो एंजाइम्स आइसोलेट हो रहा है जिस प्रोकैरियोटिक सेल से वो आइसोलेट हो रहे हैं एंजाइम्स, तो उनकी नेमिंग कैसे होगी? जो फर्स्ट लेटर आएगा वो उसके जीन से आएगा, ठीक है, और जो दूसरे 2 लेटर्स होंगे वो आएंगे स्पीशीज से, ठीक है, जिससे वो आइसोलेट हो रहे हैं. So example, EcoR1 कैसे नाम पड़ा? From Escherichia coli RY13. EcoR1 में जो R लेटर है वो ड्राइव हो रहा है बेसिकली किससे? नेम ऑफ द स्ट्रेन. जो भी स्ट्रेन का नाम है उससे हमने R जो लेटर है वो ड्राइव किया. रोमन नंबर्स जो कि इन नेम्स को फॉलो कर रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं कि किस ऑर्डर में बेसिकली जो बेसिकली इंडिकेट करते हैं ऑर्डर को, किस ऑर्डर में जो एंजाइम्स हैं वो आइसोलेट हुए हैं फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से किस ऑर्डर में वो एंजाइम जो है वो आइसोलेट किए गए हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेस. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिएजेस. ये एक बहुत बड़ी क्लास है एंजाइम्स की. 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लिएजेस और एक होता है एंडोन्यूक्लिएजेस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. एक्सोन्यूक्लिएसेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए. डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को कट करेंगे, जबकि एंडोन्यूक्लिएसेस जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं विद इन द डीएनए. ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस. तो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कैसे फंक्शन करता है? वो इस तरह से फंक्शन करता है कि वो बहुत क्लोजली देखता है कि लेंथ क्या है डीएनए सीक्वेंस की, और फिर जाके वहां पे कट करता है.
जब वो एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लेता है, देन वो बाइंड करता है डीएनए से और फिर दोनों स्ट्रैंड्स को, जो डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, उनको कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक बार उसने रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज किया, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को जो है रिकॉग्नाइज किया, ओके, एंजाइम ने, फिर वो बाइंड करता है डीएनए से और फिर जो डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, ठीक है। और ये किसमें बेसिकली ये जो कट हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो वो एक रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि डीएनए में मौजूद होती है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है हम आगे देखते हैं। These are groups of letters that form the same words when read both forward and backward. Example Malayalam. तो बेसिकली ये वो लेटर्स का ग्रुप है जो कि सेम वर्ड्स फॉर्म करते हैं। अगर आप फॉरवर्ड उन्हें रीड कर रहे हो, बैकवर्ड उन्हें रीड कर रहे हो, दोनों तरीके से रीड कर रहे हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तब भी वो सेम वर्ड्स फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल मलयालम, तो MALAYALAM, जब मैं फॉरवर्डली इन्हें रीड कर रही हूँ और बैकवर्डली भी देख लेते हैं, तो बैकवर्ड अगर आप रीड करोगे तो भी MALAYALAM, ठीक है। As against a word palindrome where the same word is read in both directions, दोनों डायरेक्शंस में हमें क्या मिल रहा था, सेम वर्ड ही मिल रहा है पैलिंड्रोम में। लेकिन डीएनए में अगर मैं पैलिंड्रोम की बात करूं तो जो बेस पेयर्स की सीक्वेंस है वो सेम रीड होती है दोनों स्ट्रैंड्स पर, अगर हम जो डायरेक्शन है रीडिंग का वो सेम रखें तो। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये जो सीक्वेंसेस दी गई हैं वो सेम ही रीड होती हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे। अगर 5' to 3' डायरेक्शन में अगर मैं दोनों सीक्वेंसेस को रीड करूं, जैसे यहां देखिए 5' to 3' दिया हुआ है GAATTC, ठीक है। फिर नीचे देखिए आप, नीचे 3' 5' दिया है, तो आप नीचे वाले को भी 5' to 3' में रीड कीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा GAATTC, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3' to 5' वाला रीड करूं तो नीचे वाला रीड करेंगे 3' to 5' तो क्या होगा CTTAAG, आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप ऊपर वाली जो सीक्वेंस है उसे 3' to 5' में रीड करोगे तो वो भी क्या हो जाएगी CTTAAG। तो ये होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। Restriction enzymes cut that strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites. जो restriction enzymes हैं वो DNA के strand को कट करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर पे, मतलब जो palindrome sites का जो center है उसे थोड़ी दूर कट करती हैं, but between the same two bases on the opposite strands. जो दोनों strands हैं उनमें basically उनके same bases के बीच में कट करती हैं, लेकिन opposite strands के same two bases के बीच में कट करती है restriction enzymes. This leaves single stranded portions at the ends. अब इससे क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड्स पे। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, जिसे हम कहते हैं स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड पे हमें क्या मिलते हैं, फिर स्टिकी एंड्स मिलते हैं। ये स्टिकी एंड्स और ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट से। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, जैसे A T के साथ बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है, ऐसे ही जो C है वो G के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये जो स्टिकीनेस है, ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है एंड्स पे, वो फैसिलिटेट करता है एंजाइम डीएनए लाइगेज के एक्शन को, कि अब वो क्या करेंगे, वो जो स्टिकी एंड्स फॉर्म हुए हैं वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या हो जाएंगे, वो ज्वाइन हो जाएंगे, वो फ्रेगमेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources genomes. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA. Restriction endonuclease जो कि genetic engineering में यूज किए जाते हैं enzymes, उनसे हम recombinant molecules of DNA फॉर्म कर रहे हैं, जो कि जिनके अंदर क्या होता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, अलग अलग सोर्सेस से या अलग अलग जीनोम से उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए।
तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। EcoR1 की मदद से, जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उससे किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें आप देख सकते हो वेक्टर डीएनए दिखाया हुआ है, फॉरेन डीएनए दिखाया हुआ है। वेक्टर डीएनए क्या करता है? वेक्टर डीएनए एक तरह से व्हीकल का काम करता है, व्हीकल की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए को ट्रांसपोर्ट कराने या ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल हेल्प करता है। तो वेक्टर डीएनए में आप देख सकते हो एंजाइम जो है दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा, लेकिन सेम साइड पे कट करेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है G और A के बीच में जो है दोनों स्ट्रैंड्स के G और A के बीच में जो है एंजाइम कट कर रहा है। फॉरेन डीएनए में क्या हो रहा है? EcoR1 ने कट किया डीएनए को, ठीक है, EcoR1 कट कर रहा है डीएनए को बिटवीन बेसिस ऑफ G एंड A। G और A के बीच में जो बेसिस है वहां पे कट कर रहा है EcoR1 when the sequence GAATTC is present in the DNA। तो जब ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगी GAATTC डीएनए में, तो EcoR1 कट करेगा डीएनए को G और A बेसिस के बीच में। तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए में आप देख सकते हो कैसे कट कर रहा है EcoR1, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे EcoR1 ने जैसे ही कट किया फॉरेन डीएनए को, तो यहाँ पे भी स्टिकी एंड बन गए, और जब एंजाइम ने कट किया दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेम साइड पे, तब भी यहाँ पे क्या बन गया? स्टिकी एंड यहाँ पे भी बन गया। तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए में भी आपको स्टिकी एंड देखने को मिल गया, और वेक्टर डीएनए में भी स्टिकी एंड जनरेट हो गया है, या इसे हम कहते हैं ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम ज्वाइन, बेसिकली जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये स्टिकी एंड्स पे ज्वाइन करेंगे। तो एक तरह से हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में क्या किया, इनकॉर्पोरेट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिकी एंड जो फॉरेन डीएनए का था वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा किसके साथ? वेक्टर डीएनए के साथ। जो वेक्टर डीएनए का स्टिकी एंड बना है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कौन करेगा? फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो डीएनए जो है अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, क्योंकि अब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से लिंक हो गए, जुड़ गए। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligase। जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनमें एक ही तरह के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, और इन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ एंड टू एंड। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। फॉरेन डीएनए, ठीक है, और वेक्टर डीएनए जो कि एक तरह से व्हीकल की तरह काम करेगा इस फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कराने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो फॉरेन डीएनए को आपने कट कराया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो फॉरेन डीएनए को भी कट करा दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने वेक्टर डीएनए जो प्लाज्मिड है उसको भी कट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टिकी एंड्स जो है वो फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे लाइगेजेस जो है, जो डीएनए लाइगेजेस है वो ज्वाइन करेगा फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड को एक साथ लिंक करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसमें ब्लू कलर का थोड़ा सा हल्का सा ब्लू कलर भी दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉरेन जीन या डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है वेक्टर प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए में। फिर क्या करेंगे, जैसे ही ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट हो जाता है जीन, फॉरेन जीन प्लाज्मिड में, तो अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। जो भी हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ई कोलाई सपोज यहाँ पे, तो उन्होंने ई कोलाई में इसको क्या करवा दिया, ट्रांसफर करा दिया। अब फिर जब सेल डिवाइड करेगा ई कोलाई में, तो उसमें क्या आ जाएंगे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे व्हेन ई कोलाई डिवाइड्स। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, किस तरह से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए को जैसे ही हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की हेल्प से, तो उससे क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक के थ्रू जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके चार्ज के अकॉर्डिंग। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं या डीएनए बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं अगर हम इनको
मूव कराएं टुवर्ड्स द एनोड विच इज अ पॉजिटिव पोल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। आजकल जो कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स है वो है एगरोज। ठीक है, एगरोज की मैट्रिक्स यूज की जाती है जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है विच इज अ पॉलीसेकेराइड, बेसिकली एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से। तो ये जो मैट्रिक्स है एगरोज, इसमें हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कराते हैं, मूव कराते हैं टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, लेकिन किसके अंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel। अब ये जो agarose gel है ये sieving effect भी प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर तक वो ट्रेवल करेगा, उतनी दूर तक वो मूव करेगा, और जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, वो वहीं रह जाएगा। राइट। सो जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने साइजेस के अकॉर्डिंगली वो सेपरेट हो गए हैं, उन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं ओनली आफ्टर स्टेनिंग। स्टेनिंग किसकी मदद से होती है, एक कंपाउंड की मदद से जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। और स्टेनिंग के साथ हमें उसे यूवी रेडिएशन भी प्रोवाइड कराना पड़ता है, क्योंकि विजिबल लाइट में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को नहीं देख सकते, प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम विजिबल लाइट और बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड से स्टेन कराना जरूरी है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, प्लस यूवी एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकें। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को यूवी लाइट से एक्सपोज कराते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड में स्टेन कराते हैं, तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बेंड्स दिखते हैं डीएनए के। ये जो सेपरेटेड बेंड्स हैं डीएनए के, उन्हें फिर कट कर लिया जाता है एगरोज जेल से। ओके, उन्हें कट आउट कर लेते हैं एगरोज जेल से, और जेल पीस से उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूशन। सो इल्यूशन इज द स्टेप जहां पे जो सेपरेटेड, जो बेंड सेपरेट हो गए, अब उनको आप एगरोज जेल से कट आउट करा लो, निकाल लो, ठीक है, कट कर लो, और फिर एक्सट्रैक्ट कर लो उन्हें जेल पीस से। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors। अब ये जो DNA fragments हैं इन्हें प्योरीफाई करते हैं। इस तरह से DNA fragments को प्योरीफाई करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं recombinant DNA कंस्ट्रक्शन में by joining them with cloning vectors। तो जो भी cloning vectors हैं उनके साथ आपने इन DNA fragments को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फिर हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, recombinant DNA। सो यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेन दिखाए गए हैं 1 2 3 4, वेल्स दिखाए हुए हैं जहां पे सैंपल जो है वो उसकी लोडिंग होती है। फिर डीएनए बैंड्स लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दिखाए हुए हैं। तो लेन 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए है जैसे आप देख सकते हो, जबकि लेन 2 से 4 में यहाँ पे डाइजेस्टेड सेट है डीएनए फ्रेगमेंट्स के। तो लार्जेस्ट मैंने आपको बताया, जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट वही होगा जो मतलब बहुत जो मूव नहीं कर पाएगा ज्यादा दूर तक। ओके, जो पहले ही रुक जाएगा। तो लार्जेस्ट यहाँ पे दिखा रखा है बैंड। जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे, वो ज्यादा मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कहाँ दिखाया हुआ है आप देख सकते हो। सो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो खत्म। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel for more videos. Thank you.